हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 10 का लाइट चैप्टर का पार्ट 5 करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह से चैप्टर को डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं एनसीईआरटी एंड एक एडवांस लेवल का जो बुक है उसको लेकर एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाई हूँ। तो आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर शुड यू पोजीशन एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू अचीव एन इमेज प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्लाइड प्रोजेक्टर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बिटवीन F1 एंड 2F1। ठीक है, क्लैरिफिकेशन में देखिए, ऑब्जेक्ट को जो है पोजीशन द ऑब्जेक्ट बिटवीन द फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड ट्वाइस द फर्स्ट फोकल पॉइंट यानी कि 2F1। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? फर्स्ट फोकल पॉइंट जो बनेगा उसके और इसी फोकल पॉइंट का हम ट्वाइस करेंगे यानी 2 गुना उसके और उसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा इमेज फॉर्मेशन, जो हमारा डिज़ायर है, हमारा डिज़ायर क्या है? ऐसा इमेज फॉर्म हो जो जिसको हम स्लाइड प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ऐसे इमेज के लिए हमें F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें क्या कैसे चाहिए? तो इमेज इनलार्ज चाहिए और ये जो है प्रोजेक्टर से स्लाइटली थोड़ा डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, तभी वो इमेज इनलार्ज करके हमें देगा प्रोजेक्टर पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज कंसिस्टेंटली। कॉन्वेक्स मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो कंसिस्टेंटली क्या होता है? तो वो 1 से कम होता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जो इमेज फॉर्म होता है कॉन्वेक्स मिरर से वो कंसिस्टेंटली स्मॉलर होता है देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट से हमेशा इमेज जो है वो स्मॉल होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्जिंग क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? रेज डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, इस मिरर का नेचर क्या होता है? तो डाइवर्जिंग नेचर होता है जो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। इससे क्या होता है कि लाइट रेज जो है वो स्प्रेड आउट हो जाता है। ठीक है, एक पॉइंट पर मिलने की जगह क्या हो जाता है? वो स्प्रेड फैल जाता है, वो एक पॉइंट पर नहीं मिलता और इस वजह से डिमिनिश्ड रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है और इस कारण से मैग्निफिकेशन जो है वो हमेशा 1 के नीचे यानी 1 से कम होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा केरोसिन एबिलिटी टू फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, केरोसिन का एबिलिटी होता है कि वो वाटर पे फ्लोट कर पाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि ये वाटर से लोअर वेट है, ये इंडिकेट करता है। ठीक है, वो वाटर से लोअर वेट है तभी वो वाटर पर फ्लोट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा केरोसिन इज़ ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, वो लाइटर है एंड देन वेट में भी लो है, लेकिन उसका डेंसिटी क्या है? डेंसर अगर हम बात करें तो ऑप्टिकली जो है वो वाटर से ज़्यादा डेंसर है। ठीक है, और वाटर से लाइट है। हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, केरोसिन जो है वो वाटर से लेस डेंस होने की वजह से फ्लोट कर पाता है। कॉन्ट्राडिक्टली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वाटर से ज़्यादा होगा और इस वजह से इसको ऑप्टिकली डेंसर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच मिरर इज एम्प्लॉयड टू फोकस लाइट ऑन टू ए स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, कौन सा मिरर हम यूज़ करते हैं, है ना? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्केव मिरर। क्लैरिफिकेशन में देखिए, कॉन्केव मिरर जो है वो लाइट रेज को टुगेदर पास में लाता है, एक साथ लाता है। कहाँ पर? तो फोकल पॉइंट पे। कि ये किस वजह से होता है? क्योंकि इसका कर्वेचर नेचर है। ठीक है, लाइट को कन्वर्ज करता है। तो इसका और कैसे कन्वर्स? तो ये इनवर्ड कर्व्ड सरफेस है ना? तो वो क्या करता है, ये पैरेलल जो रेज है उसको कन्वर्ज करता है रिफ्लेक्शन होने के बाद और कहाँ पर? तो फोकल पॉइंट। ठीक है, हमें क्या देता है कन्वर्ज करके? तो एक फोकल पॉइंट देता है। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ये जो आपके पास ऑप्शन ABCD, इसमें से क्या जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है स्फेरिकल मिरर्स के रिफ्लेक्शन को? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स अबाइड्स यानी फॉलोज बाय बोथ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्शन है वो जो हमारे को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मिला है, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं हमारे, तो इन दोनों को ये फॉलो करता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जो 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है? तो जो इंसिडेंट नंबर 1 है, जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। नंबर 2 जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो लॉज है वो स्फेरिकल मिरर को अप्लाई करता है, या तो ये कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर टू ऑब्टेन अ रियल एंड एनलार्ज्ड इमेज। रियल और एनलार्ज इमेज अगर हमें चाहिए तो कॉन्केव मिरर के इन फ्रंट में ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको हम प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। क्लैरिफिकेशन देखिए, हमें अगर रियल और एनलार्ज इमेज चाहिए कॉन्केव मिरर के साथ तो ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड द फोकल पॉइंट रखेंगे, लेकिन मिरर के पास रखेंगे देन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो पोजीशन है वो रिफ्लेक्टेड लाइट को हेल्प करेगा कन्वर्ज के लिए, और ये इनलार्ज और रियल इमेज फॉर्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फॉर मीडियम 1 विथ ए स्पीड ऑफ 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड एंड मीडियम 2 विथ ए स्पीड ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे इसमें करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2/2.5। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऐसे केस में एन से डिनोट करते हैं। किसी मीडियम को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका क्या हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला है, तो n इज इक्वल टू क्या होता है, n1/2 यानी मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा c/v, है ना। तो c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो हमारा n12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/v1 बाई c/v2, ठीक है। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा c तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा n12 इज इक्वल टू v2/v1। अब क्या है, हमारा जो स्पीड दिया हुआ है मीडियम 1 और 2 का, उसको हम इस वैल्यू में पुट ऑन करेंगे v1 और v2 में, ठीक है। तो v1 हमारा क्या है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, और v2 क्या है तो 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसको हमने पुट ऑन किया। पुट ऑन करने के बाद ये देखिए, पुट ऑन करने के बाद हमारा जो लास्ट रिजल्ट मिलेगा वो होगा 2/2.5। तो 2/2.5 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, अमोंग वाटर, बेंजीन एंड सफायर द मीडियम विद द हाईएस्ट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग देयर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, दैट इज 1.33 फॉर वाटर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का वैल्यू दिया हुआ है, वाटर का क्या है तो 1.33, बेंजीन का है 1.50, सफायर का है 1.77। तो आपको पता करना है वो मीडियम जिसका ग्रेटेस्ट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सफायर रिलेटिव टू वाटर। अब हम 1 बाई 1 जो है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। तो वाटर का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वो तो दिया हुआ है, देन क्वेश्चन में तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब हम जानते हैं कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दो मीडिया का, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो उन दोनों मीडिया के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को आपस में डिवाइड करके। तो सबसे पहले देखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या हो जाएगा, n21 इज इक्वल टू n2/n1, ठीक है। तो अब इसमें हम सबसे पहले सफ़ायर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर फाइंड आउट करेंगे। तो सफ़ायर पहले ऊपर होगा और वाटर नीचे होगा। इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 1.33। फिर हम किसको करेंगे, सफ़ायर विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.18। फिर हम कैलकुलेट करेंगे बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर तो हमारा आंसर आएगा 1.13। फिर हम कैलकुलेट करेंगे वाटर विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन तो हमारा आंसर आएगा 0.89। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सफ़ायर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, उसका वैल्यू क्या है तो 1.33। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पोजीशनड एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिजल्टिंग इमेज इज। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम कॉन्केव लेंस से कुछ दूरी पर रखें तो जो हमारे को इमेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड मिलेगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, कंसिडरेबल डिस्टेंस पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं कॉन्केव लेंस से दूर तो जो रिजल्टिंग इमेज है जो है वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इसलिए है ड्यू टू द डाइवर्जिंग नेचर ऑफ द लेंस, ठीक है। मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का डाइवर्जिंग नेचर होता है, लेकिन लेंस में कॉन्केव लेंस का डाइवर्जिंग नेचर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉन्केव लेंस जो है वो सेंटर पे थिनर होता है और एज पे थिकर होता है, और ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है उसको डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। तो जो डाइवर्जिंग रेज है वो अपीयर टू कन्वर्ज बैकवर्ड दिखेगा, एक्चुअल में नहीं। तो ये वर्चुअल इमेज जो है वो कॉज करेगा। दिस इमेज इज डिमिनिश्ड एंड फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही ये इमेज फॉर्म करेगा और डिमिनिश्ड होगा, ठीक है, यानी पॉइंटेड ड्यू टू द डाइवर्जिंग बिहेवियर ऑफ द कॉन्केव लेंस। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो मिरर फॉर्मूला है वो किसके लिए सही है, प्लेन मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए, या कॉन्वेक्स मिरर के लिए, या सभी मिरर्स के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल स्फेरिकल मिरर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।